नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन के ऊपर चर्चा किया जाएगा। यानी कि इस बार का टॉपिक है WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो कल यानी कि शनिवार को शाम के 8 बजे से इस टॉपिक पर जो लाइव प्रसारण है वो किया जाएगा और आप सभी इस लाइव प्रसारण को ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कल यानी कि 8 बजे से WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के ऊपर चर्चा किया जाएगा और आप सभी इसे ज्वाइन करके इस लाइव प्रसारण का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले LGBTQ कम्युनिटी के सामने जो चुनौतियां हैं, जिन मानसिक बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उसकी चर्चा करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात कही जा रही है, उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बरसात के दिनों में जिस तरीके से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है पूरे देश में, इसके क्या कारण हैं, इससे जुड़ा हुआ जो डेटा है उससे रिलेटेड न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। रुपए में गिरावट के क्या कारण है, इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ आया है हम उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। और इन विषयों पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए कम्युनिटी एंड ए हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है समान अध्ययन 2 शासन और सामाजिक न्याय से। इसी के साथ साथ हम इसे समान अध्ययन 1 सामाजिक मुद्दे से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और वो मुद्दा है कि जिस तरीके से LGBTQ कम्युनिटी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, उसको देखते हुए हमें जो है इन लोगों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है। और इसी को लेकर के इस एडिटोरियल में सारी बातें कही गई हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो LGBT कम्युनिटी है जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर ये सभी शामिल हैं, उन्हें जो है समाज में जागरूकता की कमी और उनके प्रति जो लोगों का नजरिया है उसके कारण अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले दिए जाने के बाद भी अभी भी इन सभी लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समाज से दूर रखा जाता है, जिसके कारण वो अपने पूरे जीवन भर मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा LGBT कम्युनिटी को लेकर के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए गए, जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर रिवाइज कर लेना है, आपको ध्यान में रखना है। आपको याद होगा कि 2014 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। और यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जो ट्रांसजेंडर है वो जो है तीसरा लिंग होगा। यानी कि जिस तरीके से हम मेल फीमेल को मान्यता देते हैं उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने जो है ट्रांसजेंडर को भी एक लिंग के रूप में मान्यता दी, जो कि इन्हें जो है इनका जो अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी था। यानी कि समाज में जिस तरीके से पुरुष और महिलाएं काम कर सकती हैं, उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार जो है ट्रांसजेंडरों को भी मिलने चाहिए। तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का था इस कम्युनिटी को लेकर के। इसी तरीके से आगे चल करके नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का जो मामला हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था। और इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 377 के कुछ हिस्सों को जो है हटाया था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो समलैंगिकता होती है वो जो है अपराध नहीं है,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यहां पर जो पीठ बनाई गई थी इस मामले को सुनने के लिए, उसने सर्वसम्मति से गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका गोपनीयता है वो आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें शामिल है व्यक्तिगत अंतरंगता, पारिवारिक जीवन, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, यौन अभिविन्यास। ये क्या होता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि यौन अभिविन्यास की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं, किसके साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं। यह जो मामला है वह सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है, जिसमें कि समलैंगिकता, उभयलिंगी और अलैंगिक लोग शामिल होते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो यौन अभिविन्यास है यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का जो मामला है वो भी किसी व्यक्ति के निजता का मामला है, गोपनीयता का मामला है। तो ये जो दो जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, वे जो है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इसके बाद यह लगा था कि जिस तरीके से समाज में एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, उन्हें उनके अधिकार जो नहीं दिए जाते हैं वे अधिकार उनको मिलेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का जो मामला था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारे देश में जो कानून है, खास करके सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि यौन अभिविन्यास को लेकर के, लिंग पहचान को लेकर के, यह जो है योग्यकार्ता सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। योग्यकार्ता एक जगह का नाम है जो कि इंडोनेशिया में है, और 2006 में इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों का एक बैठक हुआ था, जहां पर जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और एलजीबीटी कम्युनिटी को जो मानवाधिकार मिलने चाहिए उनको लेकर के चर्चा किया गया था। कुछ रूपरेखाएं तय की गई थी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं योग्यकार्ता सिद्धांत। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि हमारे देश में जो इनको लेकर के कानून हैं वो भी जो है योग्यकार्ता सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि योग्यकार्ता सिद्धांत सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी यानी कि यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान को मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में मानता है। वह जो है इसे एक व्यक्ति की गोपनीयता का जो मौलिक अधिकार है उसके रूप में देखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और वो ये है कि जो एलजीबीटीक्यू समुदाय है उसे जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वह पूरी उम्र मानसिक अवसाद का शिकार रहते हैं। और उनके सामने चुनौतियां हैं उन्हें हमें जानना होगा। सबसे जो बड़ी चुनौती है वह उनके परिवार और समाज से उनको मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है या फिर जो हमारा शैक्षिक और पारिवारिक वातावरण है, वहां पर जो है यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान पर शायद ही कभी चर्चा होती है। और यदि कभी चर्चा होता भी है तो यहां पर जो चर्चाएं हैं वह इन लोगों को गलत ठहराने के लिए, कलंकित करने के लिए किए जाते हैं। और इसीलिए जो है समाज में जो है एलजीबीटी कम्युनिटी को जो है सही नजरिए से नहीं देखा जाता, जिसके कारण उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके अधिकार उनको नहीं दी जाते, उन्हें कहीं नौकरियां नहीं दी जाती, जिसके कारण वे मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उसी तरीके से जहां पर वे कार्य करते हैं वहां पर भी उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है, जिसके कारण इस समुदाय के लोग सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना करते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करें तो हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली में लगे हुए लोग हैं उनके अंदर भी इनको लेकर के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उनकी कमी है, जिसके कारण इन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पाती।
सरकार के द्वारा HIV रोकथाम, उसके परीक्षण और उसके उपचार को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य प्रणाली में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर जो है अपर्याप्त ज्ञान के कारण इन लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उसी तरीके से LGBTQ समुदाय के लोग मानसिक अवसाद के कारण, अलगाव के कारण जो है नशीली दवाओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। वे पूरी उम्र कम आत्मविश्वास और कम आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मजबूर रहते हैं। अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ वह नहीं रह पाते। और इसीलिए यहां पर लेखक का यह कहना है कि जो LGBT समुदाय के लोग हैं उनमें जो मानसिक तनाव है वह काफी देखने को मिलता है। जिस तरीके से समाज में उन्हें स्वीकृत नहीं किया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसके कारण वे लोग जो है ड्रग्स, शराब, तंबाकू के आदी हो जाते हैं। तो आपको चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है। और यहां पर जो है सबसे अंतिम में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें जो है इस समुदाय के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है या फिर जिन चुनौतियों का सामना वे करते हैं, जिस तरीके से वो मानसिक अवसाद में रहते हैं, उसे जो है दूर करने के प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए जो हमारे सरकारी निकाय हैं, खास करके जो स्वास्थ्य जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो कानून व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उन्हें जो है हमें शिक्षित करना होगा। इन लोगों के प्रति जो है उन्हें संवेदनशील बनाना होगा ताकि जो LGBTQ समुदाय है उसे भी सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिल सके। लोगों के बीच में इनको लेकर के जो गलत बातें हैं, जो गलत भावनाएं हैं, उसको दूर करना होगा। तभी जाकर के इन्हें जो है उनका अधिकार मिल पाएगा। जिस मानसिक बीमारी का ये शिकार रहते हैं, जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस लो होता है, ये हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं है समाज में, इस अवसाद से जो है उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक मुद्दे पर जो है यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जो नोट्स मैंने दिया है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द प्रपोजल ऑफ एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर एक्सेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कोलिजन। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति और समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने को लेकर के एक समान वैधानिक नियम यानी कि GSR को अधिसूचित किया है और यहां पर राय मांगी गई है इसको लेकर के। इसका मेन मकसद यह है कि भारत में जो कारें हैं उनको सेफ बनाना। और यहां पर यह कहा गया है कि जो भी हमारे कार निर्माता हैं उन्हें जो है इन क्रैश परीक्षणों से गुजरना होगा और ये जो क्रैश परीक्षण होंगे उनके प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को जो है स्टार रेटिंग दिया जाएगा। अब यहां पर जो ज्यादा सेफ कारें होंगी, जो सेफ व्हीकल होंगे, उन्हें अच्छा स्टार दिया जाएगा और जो वाहन इसमें खराब परफॉर्मेंस करेंगे उनका स्टार जो है वह कम होगा, यानी कि रेटिंग कम होगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अगर भारत को अपने कार उद्योग को और आगे ले जाना है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो है एक्सपोर्ट है वो बढ़े, तो यहां पर आप सभी जानते होंगे कि जो यूरोपीय देश हैं या फिर अमेरिका है, वहां पर कार की सेफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता किया जाता है, यानी कि जो अनसेफ कार हैं वहां पर नहीं बिकती हैं। इसीलिए अगर भारत में जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, अगर वे ज्यादा सुरक्षित व्हीकल बनाएंगे तो उनका निर्यात भी आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। तो यहां पर सरकार का उद्देश्य यह है कि ऐसे वाहन जो निर्यात योग्यता रखते हैं, यानी कि उनके जो सुरक्षा मानक हैं वो काफी अच्छे हैं, उसे जो है बढ़ावा देना है। भारत में जो कार निर्माता हैं या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके बीच में भी जो है इसको लेकर के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि जो आम लोग हैं
उनके जीवन की भी रक्षा की जा सके। आपको ध्यान में रखना है कि सरकार का यह कहना है कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को जो है 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। अब यहां पर इस बात को समझाया गया है कि आखिर जो एनसीएपी की रेटिंग है वो क्या है और ये कैसे किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कहा गया है कि जो क्रैश प्रशिक्षण होगा उसमें जो है यह देखा जाएगा कि जो वाहन है उसका जो प्रदर्शन है वह एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी कि एओपी में कैसा है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन उसमें कैसा है, सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी वहां पर कैसी उपयोग की गई है। इन 3 मापदंडों के आधार पर जो है जो वाहन होंगे उन्हें जो है रेटिंग दिया जाएगा 1 से 5 के बीच में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 3 मापदंड हैं उस पर अगर कोई वाहन अच्छा करता है तो यहां पर उसे जो है हाई रेटिंग दिया जाएगा और जो वाहन काफी खराब प्रदर्शन करेगा उसे जो है खराब रेटिंग दिया जाएगा। और इससे जो है उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, वे देख सकेंगे कि कौन सा वाहन जो है उनके लिए सेफ है, कौन सा वाहन उनके लिए सेफ नहीं है। यहां पर यह बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये जो नियम बनाए जाएंगे वो जो है देश में निर्मित या फिर आयातित 3.5 टन से कम वजन वाले जो वाहन हैं, खास करके वे वाहन जो M1 श्रेणी में आते हैं उन पर जो है लागू होगा। आपको ध्यान में रखना है अगर हम M1 श्रेणी के मोटर वाहनों की बात करें तो ये ऐसे मोटर वाहन होते हैं जिनका उपयोग यात्रियों के आवागमन के लिए किया जाता है, जिसमें चालक के अलावा और जो है 8 सीटें होती हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे वाहनों पर जो है इन्हें सबसे पहले लागू किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि यहां पर जो मानदंड तय किए गए हैं वह वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार हैं और भारत के जो कंडीशन है उसको देख करके बनाए गए हैं। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आखिर जो ये जो नया एनसीएपी की शुरुआत भारत सरकार करना चाहती है उसका भारत के लिए महत्व क्या है। आपको यहां पर 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर यात्री कारें जो हैं सुरक्षित होंगी, अगर उनकी रेटिंग अधिक होगी तो यहां पर जो उपभोक्ता है वह जो है यह निर्णय आसानी से ले सकता है कि उसे कौन सा वाहन खरीदना है और कौन सा वाहन नहीं खरीदना है, यानी कि उसके पास जो है निर्णय करने का अधिकार होगा। यह जो है निर्णय लेने में जो है मदद करेगा। इसी तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि अगर जो है हमारे देश में सेफ कारें बनेंगी तो कारों का जो निर्यात क्षमता है, जो वाहनों का निर्यात क्षमता है उसे भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हमारी जो घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको फायदा होगा, जिससे कि लोगों को ज्यादा मात्रा में रोजगार भी दिया जा सकेगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर हम सुरक्षा मानकों को तय करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके बीच में जो है अच्छी रेटिंग अर्जित करने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा उपभोक्ता को होगा और कंपटीशन बढ़ने से नई नई टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश में आएगी। तो इसको लेकर के भी यहां पर सरकार ने कहा है कि इसका फायदा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी होने वाला है, क्योंकि अच्छी रेटिंग पाने के लिए जो है जो वाहन कंपनियां हैं वह अच्छे डिजाइन की कारें बनाएंगी और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगी। और यहां पर एक और बात जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है सड़क दुर्घटना। अगर वाहन सेफ होंगे, यात्री वाहन सेफ होंगे, कारें सेफ होंगी तो 2025 तक सरकार का यह अनुमान है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं और उनमें जो होने वाली मौतें हैं उनको काफी कम किया जाएगा। और सरकार का यह कहना है कि इसके कारण जो है सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम किया जा सकता है 2025 तक। तो सरकार का जो है बहुत ही एम्बिशियस प्लान है इसको लेकर के, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आपको चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है, जिसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हमारा जो कार सेक्टर है वो बहुत ही बड़ा है और यहां पर इतनी भारी मात्रा में जो है अगर हमें क्रैश टेस्टिंग करनी है तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
जिसका निर्माण जो है युद्ध स्तर पर जो है सरकार को करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है मानसून गेटिंग हॉटर देन समर, और ये एक स्टडी में कहा गया है और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप सभी इसको झेल भी रहे होंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि बरसात के दिनों में भी जहां पर हम ये आशा करते हैं कि तापमान में कमी आनी चाहिए, गर्मी से राहत मिलनी चाहिए, ऐसे समय में यह देखा जा रहा है कि देश के बहुत सारे भागों में जो गर्मी है वो बढ़ी है, और खास करके जो गर्मी का मौसम होता है, अगर हम उससे कंपेयर करें अभी के मौसम को, तो यहां पर उससे भी ज्यादा गर्मी जो है देश में देखी जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है ये, और एक तरीके से यह बताने के लिए काफी है कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है वह किस तरीके से दिखाई देना शुरू हो गया है। यहां पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक पर्यावरण समूह है, उसका एक स्टडी में यह पता चला है कि जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में जो है तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। यह सिर्फ इस वर्ष की बात नहीं है, पिछले एक दशक में यानी कि 2011 से लेकर के 2020 का अगर हम दशक देखें तो उसकी यहां पर बात कही जा रही है कि लगातार यह देखा जा रहा है कि हर वर्ष जून से सितंबर का जो महीना है वहां पर जो है औसत तापमान जो है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। और यहां पर जो स्टडी किया गया है उसमें 1951 से लेकर के 1980 तक का जो डेटा है उसको बेसलाइन माना गया है, और यहां पर जो उस डेटा को है कंपेयर किया गया है पिछले दशक के डेटा से, यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक का जो डेटा है उससे। और यहां पर यह पता चला है कि अखिल भारतीय स्तर पर जून से सितंबर के बीच में जो औसत तापमान है वह गर्मी के महीनों यानी कि मार्च से मई का जो महीना होता है उसकी तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो यहां पर गर्मी के महीने से भी ज्यादा गर्मी जो है बरसात के दिनों में देखी जा रही है। तो यहां पर जो है ये जो डेटा दिया गया है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि जब भी जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को लेकर के आपको अपना आंसर लिखना होता है तो वहां पर ये जो डेटा होते हैं वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर जो समझाया गया है कि 1951 से लेकर के 1980 के बीच में जो तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, अगर हम उसका कंपेयर करें 2011 से 2020 के दशक के तापमान से, तो यहां पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जैसे यहां पर विंटर का चर्चा किया गया है, यानी कि सर्दियों के दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा कि 2011 से 2020 के दशक में जो है तापमान में वृद्धि हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर स्टडी में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, चाहे वो गर्मी के दिन हो चाहे जो है बरसात के महीने हो, तो यहां पर इससे क्या हो रहा है कि जो हीट वेव से मौतें हैं हमारे देश में उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहां पर इस स्टडी में यह बताया गया है कि 2015 से 2020 तक का अगर हम डेटा देखें तो इसमें यह कहा गया है कि उत्तर पश्चिम भारत के जो राज्य हैं वहां पर जो है हीट स्ट्रोक से जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 2137। यहां पर यह डेटा 2015 से 2020 का है। इसे कंपेयर किया गया है जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर जो है हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों से। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में जो हीट स्ट्रोक से जो मौतें हुई हैं वो जो है ज्यादा हैं, और वो लगभग 2444 हैं। और इसमें से भी आंध्र प्रदेश में जो है आधे से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा दक्षिण भारत है वो जो है और तेजी से गर्म हो रहा है, वहां पर हीट स्ट्रोक से जो है ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके डेटा को आप लोग जरूर ध्यान से नोट डाउन करेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर
एक डेटा पॉइंट आया जिसका शीर्षक है मेकिंग सेंस ऑफ द रूपी स्लम्प, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई को जो रुपए में गिरावट है वो काफी देखने को मिला, और उस दिन जो है जो रुपए की वैल्यू है वह $1 के मुकाबले जो है 79 दर्ज की गई। तो इसी को लेकर के यहां पर कुछ डेटा दिए गए हैं कि आखिर क्यों भारत का जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जो डेटा दिया गया है वो काफी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर यह कहा गया है कि भारत में जो है रुपए में गिरावट जो है जारी है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो स्थानीय मुद्रा है उनमें गिरावट देखी जा रही है। चाहे अगर हम जापानीज येन की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है वह 17.6% का है, भारत से कहीं ज्यादा। उसी तरीके से अगर हम चिलियन पीसो की बात करें, पोलिश करेंसी की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो उनकी स्थानीय करेंसी है उनमें गिरावट जो है वो भारत से कहीं ज्यादा है। भारत में यह 6.8 के आसपास है। और यहां पर अगर इसके कारणों की बात करें तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाया गया है, उससे बहुत सारे जो निवेशक हैं वे क्या कर रहे हैं, भारतीय बाजार को छोड़ करके जा रहे हैं अमेरिका में निवेश करने के लिए। आपको यहां पर डेटा दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे वे भारत में अपनी इक्विटी को बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 2022 में एक बहुत बड़ी गिरावट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इससे पहले जो बड़ी गिरावट है वो आपको देखने को मिला था 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय। तो यहां पर बहुत सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वे जो है इंडियन इक्विटी को बेच रहे हैं, और इसका असर आपको फॉरेन एक्सचेंज में भी देखने को मिलेगा। भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगा। यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसे कंपेयर किया गया है भारत में जो गोल्ड इंपोर्ट होता है, गोल्ड का जो आयात होता है उससे। और आप देखेंगे कि लगातार जो है 2020 के बाद से ही लगातार जो है भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है, सोने का जो आयात है वो काफी बढ़ गया है। और यहां पर सरकार के द्वारा सोने के आयात पर जो है आयात शुल्क भी लगाया गया है ताकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम कम कर सकें। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वह काफी बड़ा है। इसके अलावा यहां पर यह बताया गया है कि भारत में जो है महंगाई भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। और अगर हम फ्यूल एक्सपोर्ट को देखें तो पिछले दिनों जो फ्यूल का एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ गया है। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो निजी रिफाइनरी यानी कि जो प्राइवेट रिफाइनरी हैं, चूंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन के दाम जो है बढ़े हुए हैं, इसको देखते हुए क्या कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं वे जो है इन ईंधन का निर्यात कर रहे हैं। तो चाहे पेट्रोल हो, हाई स्पीड डीजल हो, जेट फ्यूल हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो निर्यात है वो काफी बढ़ा है। अब इसके कारण हमारे देश में जो है पेट्रोल, डीजल या फिर अगर हम जेट ईंधन की बात करें तो उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो यहां पर सरकार के द्वारा भी जो है पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के निर्यात पर जो है उपकर लगाया गया है ताकि जो प्राइवेट रिफाइनरीज ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इनका निर्यात कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके, जिससे कि हमारे देश में महंगाई भी थोड़ी कम होगी। तो यहां पर डेटा देकर के इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर वे क्या कारण है जिसके कारण जो है रुपया का जो कीमत है वो लगातार गिरता जा रहा है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एनएलएसए मामले और नवतेज सिंह जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद एलजीबीटीक्यू समुदाय को भारत में
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके कारणों पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको यहाँ पर सारी बातों पर चर्चा किया है। एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आखिर जो नवतेज सिंह जौहर मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो नालसा का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किन चुनौतियों का सामना जो है इस समुदाय के द्वारा किया जा रहा है और हम किस तरीके से उसे दूर कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रुपए की गिरावट को बढ़ावा देने वाले घरेलू और वैश्विक कारणों का मूल्यांकन करें। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है उस पर चर्चा करें। तो जो डेटा दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझाने के लिए कि आखिर अभी के टाइम में जो रुपया है उसमें गिरावट क्यों आ रहा है। तो जो घरेलू बातें वहां पर लिखी गई हैं, जो वैश्विक कारकों के बारे में वहां पर चर्चा किया गया है वो आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसका आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।